Good morning students. Today we start the new lesson atomic structure। और ये न्यू चैप्टर में ये सोच के स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछली क्लास के या पिछले और जो लेसन है उस लेसन के सारे वीडियोस वगैरह आप लोगों ने समझ लिए होंगे अच्छे से, वहाँ से न्यूमेरिकल कर भी लिए होंगे। कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत अच्छा कोई रिस्पांस आ रहा है, कुछ बच्चों का तो अच्छा आ रहा है और कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है। तो मेरे को मेरा काम करना है, मैं आगे बढ़ता हूँ इससे, है ना। थोड़ा सा पॉजेसिव हो सकता है आप लोगों ने ये लेसन पढ़ भी लिए होंगे, है ना। तो आप लोगों के बिहेवियर से लग तो ऐसे ही रहा है कि या तो आपने पढ़ लिया है या आपको इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में से एक चीज़ है। ठीक है भाई, पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अब इंटरेस्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि एक लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको इकट्ठा करते रहोगे कि भाई हाँ हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, 2-4 लेसन इकट्ठे हो जाएंगे फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो भैया पढ़ना स्टार्ट कर लो। 11th क्लास इज़ लेंदी देन 12th क्लास। 12th क्लास बहुत इजी है, बट 11th क्लास का बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड भी है, तो थोड़ा लेंदी भी है। तो अपने को शुरुआत से ही तैयारी करते रहो साथ के साथ, ठीक है। जो भी आपको वर्क दे रहे हैं वो वर्क कंप्लीट भी करो। स्टार्ट कर रहे हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एटम की डिस्कवरी कैसे हुई ये अपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि जब एटम की बात करते थे तो एटम से पहले पार्टिकल्स की बात करते थे, ठीक है। और वहाँ पर एक महर्षि हुए थे कनाड। उन कनाड ने सबसे पहले कहा था कि पार्टिकल्स जो हैं उनको अपन अगर क्लासिफाइड करें तो 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशन में अपन बात कर सकते हैं। और 5 टाइप के कौन से पार्टिकल्स बताए, तो उन्होंने कहा था अर्थ, एयर, है ना, वाटर, स्काई एंड फायर। ये 5 तरीके के एलिमेंट्स की उन्होंने या पार्टिकल्स की उन्होंने बात करी। लेकिन फिर बाद में जब और ज़्यादा डिस्कवरी हुई तो ये जो थ्योरीज़ है पार्टिकल्स के बारे में ये थोड़ी सी चेंज होती गई, और चेंज होकर डोल्टन ने उसके बारे में और ज़्यादा बताया। तो उन्होंने कहा था कि बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उसको क्या कहा था अपन ने, एटम। यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट तो क्या है, पार्टिकल्स की एटम है, जिसको अपन ना डिवाइड कर सकते हैं, ना इसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ऐसी कुछ बातें उन्होंने करी थी, ठीक है भाई। लेकिन आज के रेस्पेक्ट में ये थ्योरीज फेल है, ठीक है। उस समय इसको बहुत ज़्यादा मानते थे और इसको डॉल्टन को बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लगभग 80-85 सालों तक इसको लोगों ने माना, ठीक है भाई। तो कुछ बात होगी तभी माना। और क्या कहा था इसने, तो कहा था कि सेम एलिमेंट ऑफ द पार्टिकल आर सेम नेचर, ठीक है। सेम अगर पार्टिकल्स हैं और सेम एलिमेंट के हैं तो वो सेम नेचर के हैं। ये थ्योरी भी आजकल फेल हो गई, क्योंकि अपन आइसोबार्स के बारे में जानते हैं, है ना। सेम एलिमेंट नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, फिर भी सेम नेचर रखते हैं। आइसोटॉप्स के बारे में अपन जानते हैं। और क्या कहा था, तो इसने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट अगर एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये बात उस समय तो बहुत सही लग रही थी, लेकिन आज के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो आइसोटॉप्स जो हैं वो सब अलग अलग नेचर के होते हैं, लेकिन होते हैं सब एक ही एलिमेंट के। जैसे हाइड्रोजन के 3 ऐसे आइसोटॉप हैं, तो 3 हाइड्रोजन हमारे को नज़र आते हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सभी की अलग अलग होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उस समय तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो है वो डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई तब तक अपन डॉल्टन्स को बहुत ज़्यादा वैलिड मानते गए। तो कब तक वैलिड हुआ ये, तो अपन बोलेंगे वैलिड टिल डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है भाई। ये सारी बातें अपन इस लेसन के अंदर करने वाले हैं, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात अपन करेंगे, ठीक है भाई। अब अपन एटम्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपन पढ़ें कि क्या उसकी स्ट्रक्चर है। अब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हम करने वाले हैं, तो इसके मॉडल्स भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे भी। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर तो हुए, लेकिन एटम में कहाँ कहाँ पर ये अरेंज हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। तो कैसे पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। नाम किसी और ने दिया था इसको इलेक्ट्रॉन, बट जे थॉमसन का नाम सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, क्योंकि इसने प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कवरी किया था इसने इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसका नाम सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है भाई। एक अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इसको डिस्कवर करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है भाई।
लेकिन नाम किसी एक साइंटिस्ट का होता है जिसने ज़्यादा डिस्कवरी करी हो, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी हो, उसका नाम आ गया। तो उसका क्या कह दिया अपन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर आपको पूछ ले तो जे थॉमसन। माइकल फेराडे का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल था। ठीक है भाई, चल कैसे डिस्कवरी करी, तो उन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब जो थी उसके अंदर इस कैथोड को, इसका इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। स्टार्टिंग में इसको कैथोड रे के नाम से जानते थे, क्योंकि ये जो रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज थी, और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड थे वहाँ से जनरेट हो रहे थे, और नेगेटिव चार्ज को अपन कैथोड के नाम से जानते हैं। अपन ये 10th क्लास में पढ़ लिए हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, तो एक ऐसी ये ट्यूब ली अपन ने, ये पूरी ट्यूब ले रखी है। इस ट्यूब को वैक्यूम पंप से बिल्कुल वैक्यूम जनरेट कर देते हैं, यहाँ से जितनी भी एयर है वो सबको बाहर निकाल लेंगे, और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर अपन रखने वाले हैं। क्यों रखने वाले हैं, मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा तब बताऊँगा। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत लो प्रेशर रख दिया, कोई भी एयर भी भर सकते हैं इसके अंदर और गैस भी भर सकते हैं। ठीक है भाई, कितना रखा, तो अपन ने कहा 0.0011 mmHg, इतना प्रेशर अपन ने कम करके और इसके अंदर कोई गैस फिल कर दी। ठीक है, इतना करने के बाद में 2 इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड का कनेक्शन किया बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जिसको कैथोड कहा, और दूसरे को पॉजिटिव पार्ट से जिसको अपन ने एनोड कहा। ठीक है भाई, जो पॉजिटिव प्लेट है उसको थोड़ा सा पोरस रखेंगे, यानी कि बीच बीच में थोड़े थोड़े से पोर्स रखेंगे, छेद रखेंगे। क्यों रखेंगे वो भी अपन अभी बताते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद कर दिए। ठीक है भाई, छेद करने के बाद में पीछे एक जिंक सल्फाइड का एक और लेयर चढ़ा देंगे, जिंक सल्फाइड की लेयर, जिसको बोलेंगे फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट क्या होता है, जब कभी भी फ्लोरेसेंट के ऊपर छोटे पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होती है तो वो फ्लोरेसेंट जो होता है वो धीरे धीरे चमकना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चमकना जब स्टार्ट होगा तो हमारे को कैथोड का पता चलेगा, क्योंकि कैथोड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जब एटम ही नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हमारे को दिखने से रहे। तो ये पार्टिकल्स जो यहाँ से यहाँ तक मूव होंगे वो तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ जब चमक पैदा होगी तो हमारे को पता चलेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल्स जो आके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम जनरेट करके अपन ने हाई वोल्टेज से और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करवाई। हाई वोल्टेज कितना, तो लगभग 10,000 वोल्ट्स तक। इतनी एनर्जी अपन ने, इतना पोटेंशियल क्रिएट करके और एनर्जी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई। तो यहाँ से कैथोड रे से कुछ रेज निकली, कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकली, और वो रेज फ्लोरेसेंट पर जाकर क्या कर रही है, एक शाइनिंग या चमक पैदा कर रही है। और उस चमक को अपन ने क्या कहा कि ये कैथोड रे के कारण से है। क्लियर, ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में इसके ऊपर और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की डिस्कवरी के लिए काम किया। अब वो क्या काम किया, तो अपन ये प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं। अब ये जो रेज थी वो रेज नेगेटिव चार्ज से इकट्ठी हो रही है, नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रोड से जनरेट हो रही है। तो इसके लिए पहली प्रॉपर्टी अपन ने बताई, दे आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज है। इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, या नेगेटिवली चार्ज है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे एक दूसरी बैटरी कनेक्ट करके इसको एक को जोड़ दिया नेगेटिव पार्ट से और एक को जोड़ दिया अपन ने पॉजिटिव पार्ट से। जो इसको बड़ा है तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। ठीक है भाई, नेगेटिव पार्ट से जोड़ा, ये पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा। अपने को पता है कि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो किधर घूम जाएंगे, ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो रेज है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। अब डिफ्लेक्ट हो रही तो अपन ने कॉन्क्लूजन निकाला, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर, फिर अपन ने कहा दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होने का पता कैसे चला, तो यहाँ पर अपन ने एक ओपेक पार्टिकल रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ओपेक ऑब्जेक्ट अपन यहाँ रखेंगे तो इसकी जो शेडो होगी वो शेडो हमारे को नज़र आएगी, यानी कि इसको पार करने के बाद जो लाइट है वो यहाँ पर फ्लोरेसेंट क्रिएट नहीं कर रही, जबकि ऊपर और नीचे कर रही। इसका मतलब क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही। जैसे अगर अपन सनलाइट के आगे अगर अपन खड़े हैं तो हमारी शेडो नज़र आएगी, इसका मतलब सनलाइट हमारे को आर पार करके नहीं जा पा रही है। ठीक है, इसका मतलब सनलाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। दे पजेज काइनेटिक एनर्जी, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब उसका पता कैसे लगाया, तो हमने इसके रास्ते के अंदर पेडल व्हील लगा दिए।
जैसे छोटा पंखा होता है ना, बहुत छोटा पंखा, पेडल व्हील लगाए तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो पेडल व्हील को क्या करने गए, रोटेट करने लग गए। जैसे एयर होती है और एयर जब मूव करती है तो पेडल व्हील घूमने लग जाते हैं, वैसे ये पेडल व्हील क्या हो गए, घूमने लग गए। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी पार्टिकल्स को मूव करवा सकती है। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, तभी तो आंखों से नहीं दिख रहे हैं हमारे को, ठीक है भाई। फिर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट, वो अपन ने बता ही दिया ऊपर। डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, इस बार क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एक बार यहाँ पर लगा दिया अपन ने नॉर्थ पोल और यहाँ लगा दिया अपन ने साउथ पोल। तो ये कैथोड रे जो थी वो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गई। तो अपन ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिए। अगला एक्सपेरिमेंट किया और अगला एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जब हम कैथोड रे के अंदर क्या किया अपन ने, इस बार गैस को चेंज कर दिया, एक बार गैस चेंज करी, फिर प्रैक्टिकल किया, सेम एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर इस बार इलेक्ट्रोड का जो मेटल है उस मेटल को चेंज किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो भी देखा तो सेम और प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो रही। इसका मतलब ये है कि कैथोड रे जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल के साथ या गैस के साथ चेंज होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और गैस जो होती है वो गैस भी किसी न किसी एटम से मिलकर बनी हुई है और उसके अंदर भी क्या प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन सभी में रहने वाले हैं, मेटल सभी में रहने वाली है। ये जैसे अपन ने गैस की बात करी, ये कैथोड रे है, ये कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, यहाँ कोई भी मेटल होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले ही है। अब वो इलेक्ट्रॉन निकले, इस गैस को टकराए तो इसको आयनाइज किया, आयनाइज करने से ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं स्टॉप हो गए और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होने लग गए। फिर इस ऐसे ही अगले से अगले, अगले से अगले और अगले से अगले, यहाँ से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग गए। तो ऐसा अगर कहीं भी किसी भी गैस को आप रखोगे तो सेम एक्सपेरिमेंट होने वाला है। मेटल कोई भी रखोगे तो भी इलेक्ट्रॉन तो निकलने ही वाले हैं, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं ये किसी से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि अपन ने प्रेशर क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा कम कर रखा है, इतना कम कर रखा है कि बाहर से किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट इस पर नहीं हो, ठीक है। इसलिए अपन प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम, ठीक। अब इसकी क्या चार्ज, इसके ऊपर क्या चार्ज है, क्या इसका मास है, इसके लिए और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।